नमस्कार। पीटीएन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभी मौसम चेंज कर रहा है, जाड़ा से गर्मी की ओर अग्रसर कर गए, होली बीत गई और इस दरमियान में काफ़ी बीमारियां आई हैं। अभी एक फ्लू आया हुआ है जिसका नाम है H3N2। सर ये क्या है, H3N2 क्या है और इससे किस किस तरह की बीमारियां हो रही हैं सर? पीटीएन न्यूज के सभी जो हमारे संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आजकल जो फैला हुआ है ये H3N2 और उसके चलते बहुत से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या लेके अस्पताल में, क्लिनिक में भीड़ लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में होता होगा कि ये H3N2 क्या है। तो सामान्य जन की भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि H3N2 एक तरह से एक इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है उसी का एक टाइप होता है। जो इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड कहते हैं, जो फ्लू जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। तो जैसे इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी, डी, तो उसमें इन्फ्लुएंजा ए जो होता है सो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और यही में जो इन्फ्लुएंजा ए में जो एक H3N2 वेरिएंट है जो कि आजकल काफ़ी ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है और उसके चलते आजकल के क्लिनिक में, हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, सर्दी के साथ, खांसी के साथ, बुखार के साथ। तो H3N2 जो H और N होता है ये वायरस का एक सरफेस प्रोटीन होता है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा चूँकि जनरल लोगों को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं H फॉर हेमेग्लूटिन, N फॉर न्यूरामिनिडेज। इसी में कभी वायरस H1N1 हो जाए, कभी H2N2 हो जाए, इस तरह H3N2 हो जाए। तो हर बार ये इसको एंटीजेनिक शिफ्ट, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट करके ये प्रेजेंट करता है, मतलब अपने आप को थोड़ा आकार बदल लेता है। तो इस बार जो हुआ है उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ए H3N2, जो कि अभी जो एपिडेमिक फैला हुआ, एपिडेमिक मतलब कोई भी बीमारी पूरा ग्लोबल स्तर पे हो जाए उसको एपिडेमिक बोलते हैं। तो आजकल जो ये फ्लू फैला हुआ है वो यही है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। तो सर इसमें मतलब किस तरह का H3N2 में बीमारियां आ रही है? अभी तो बहुत सारे लोगों में, बच्चे में खास करके खांसी, सर्दी, जुकाम, ये बीमारियां हो रही हैं। तो ये तो सीजन में हर साल इस तरह की बीमारियां होती हैं, तो इसमें क्या खासियत हो गई है? हर साल में और इस साल में थोड़ा अंतर है। इस बार जो हो रहा है ये H3N2 का इन्फ्लुएंजा ये काफ़ी एग्रेसिव है और एग्रेसिव होने के चलते ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन को बढ़ाए हुए है। अस्पताल में, क्लिनिक में जगह नहीं है, बहुत जगह इतनी भीड़ लगी हुई है और सिम्टम्स तो सारे वही होंगे जो मोन सिम्टम्स हैं कि फीवर है, आपका कफ है, सांस में दिक्कत है, सोर थ्रोट है, उसके साथ साथ लूज स्टूल भी देखा जा रहा है और कुछ कुछ पेशेंट में सीजर भी देखा जा रहा है। जैसे अब मान लीजिए जो इसमें लक्षण जैसे कि फीवर है वो आपको 90 to 95% केस में फीवर आ रहा है, 80 to 90% में कफ आ रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है। उसके बाद आपका ब्रेथलेसनेस, सांस में तकलीफ, वो होने की संभावना। सांस की तकलीफ का कारण चाहे ब्रोंकियोलाइटिस हो चाहे निमोनिया हो, लेकिन ये ब्रेथलेसनेस के रूप में भी प्रेजेंट कर रहा है। 6 से 7% केस में इसको किसी किसी पेशेंट में सीजर भी देखा गया, किसी किसी पेशेंट में लूज स्टूल देखा गया। तो ये सारा दिक्कत जो है सो आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जो आजकल इतने ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं, सारा चीज़ बोल रहे हैं कि सर बुखार तो ठीक हो जा रहा है लेकिन खांसी नहीं जा रही है जी। तो इस तरह के आप लोगों को मैं बता दूं कि इस तरह का फ्लू जो ये अभी आया हुआ है, इसमें बुखार जो नॉर्मल फ्लू में ठीक होता है वो ठीक हो जा रहा है, खांसी आपको 3 to 4 वीक्स लग रहा है जाने में और सारी दवाइयाँ आजमा ली जा रही हैं लेकिन खांसी जाने में समय लग रहा है। ये जो कोरोना से इसका मुकाबला भी किया जा रहा है कि कोरोना की तरह ही ये बीमारी है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, कोरोना भी एक तो फ्लू वायरस ही था, ये भी एक फ्लू वायरस ही है, लेकिन दोनों का विरुलेंस में, दोनों का फैटेलिटी में बहुत फ़र्क है। ये बीमारी एग्रेसिव ज़रूर है, हॉस्पिटलाइजेशन दे रहा है, लेकिन कोरोना के जैसा ये फैटल नहीं है।
इसमें सिम्टम्स तो सारे वही होंगे, फीवर के साथ बॉडी एक, बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, गला फंसा हुआ है, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं। उसके अलावा आपको कफ हो सकता है, इनिशियली नॉन प्रोडक्टिव कफ हो, कफ निकल नहीं रहा हो, बाद में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो कफ भी आ रहा है उसमें। जो कि एलर्जिक प्रोन पेशेंट है उन लोगों में ब्रेथलेसनेस होने की संभावना ज़्यादा हो रही है। और जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसका बहुत सारा टाइप है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकियोनिमोनिया। तो ब्रोंकियोलाइटिस जो नॉर्मल फ्लू में भी होता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन से होता है, वो इसमें होता है। एक चीज़ और है कि इस फ्लू से ऐसा नहीं है कि सारे मरीज में यही H3N2 ही हो, कोरोना ही हो। अदर वायरस जो कि इस तरह के सिम्टम्स देते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे रिस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, अदर फ्लू वायरसेस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे में सिम्टम्स वही होता है, कमोबेश वही रहेगा। किसी में हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होगा, किसी में नॉर्मल जैसे फ्लू होता है वो आपका 5 से 7 दिन में बुखार, सर्दी, खांसी ठीक होगी, हल्की फुल्की खांसी रहती है, वो सुधर जाती है। लेकिन इसमें सारा सिम्टम सुलझ रहा है, लेकिन पेशेंट में वीकनेस और कफ ये 3 to 4 वीक तक परसिस्ट कर रहा है। तो देखा कि कई तरह की वायरस होती है, लेकिन ये कुछ अलग तरह का वायरस है जिसमें इसमें 3 से 4 सप्ताह लग जाता है मरीजों को ठीक होने में। सर ये बताइए सर कि इसकी इलाज क्या है, और इसके पहले तो जांच क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो जैसे किसी भी बीमारी का होता है तो कारण क्या हुआ, किससे हुआ, क्या लक्षण है। जांच में जैसे है कि आप नॉर्मल लोग को भी देखते होंगे तो सीधे बोलते हैं कि फ्लू हो गया, मतलब इसका सिम्टम्स ऐसा है कि लोग इसको पकड़ सकता है। तो इसका सिम्टम्स के आधार पे, लक्षण के आधार पे इसको क्लिनिकली ही हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं कि ये फ्लू है। लेकिन जो वेरिएंट चला हुआ है, H3N2 का वेरिएंट है, तो उसमें ज़्यादा चांस है कि वही हो, है ना। तो उस कंडीशन में जैसे एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस हुआ, लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत सारे वायरस से हो सकता है, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं हमें इसकी डायग्नोसिस करनी है तो उसके लिए लैब कन्फर्मेशन करना होता है। और लैब कन्फर्मेशन के लिए जैसे हम लोग कोरोना में जांच करते थे, नेजल स्वाब, नेजोफेरिंजियल स्वाब, थ्रोट स्वाब, ये लेते हैं। और उसका 2-3 चीज़ है। पहला तो कि डायरेक्ट आप उसका एंटीजन टेस्ट कर लीजिए। डायरेक्ट एंटीजन टेस्ट करिएगा तो फ्लू तो बता देगा कि नहीं किस टाइप का है वो नहीं बताएगा। तो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए हमें इन्फ्लुएंजा स्पेसिफिक RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट जो होता है, उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस, वो कन्फर्मेटरी होता है। तो इसी आधार पे हम लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं। तो ये अभी बिहार जैसे मतलब शहर, पटना जैसे शहर में कितना % फैला हुआ है? देखिए, अभी तो हर एक एज ग्रुप में, चाहे बच्चे हों, चाहे यंग एज हो, चाहे बूढ़े हों, अलग अलग सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करके आ रहे हैं। बच्चे में खास करके मैं तो देख रहा हूँ कि सिर्फ फीवर के साथ आ रहा है। फीवर सबसाइड कर रहा है तो अभी खांसी 2-2 सप्ताह तक सारी दवा देते देते लोग परेशान हो जाते हैं, खांसी नहीं ठीक हो रही है। इन चीज़ों के साथ आ रहे हैं। किसी को बॉडी एक के साथ, कोई बच्चा सीधे इमरजेंसी में ब्रेथलेसनेस के साथ आ रहा है। बिहार में भी अभी रिसेंट 1 to 2 डेज में कुछ केसेज रिपोर्ट आ गए हैं जो कि H3N2, अभी जैसे एक महिला के बारे में मैं पढ़ रहा था न्यूज में कि एक महिला का RMRI वालों ने कंफर्म किया है कि ये H3N2 वेरिएंट है इन्फ्लुएंजा का। तो ये जानलेवा है या मतलब ये इस एक तरह का फ्लू है जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाता है? देखिए, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना भी बहुत जानलेवा नहीं था, कारण कि इतना लोगों को हो गया कि हमारे पास उतने संसाधन उस समय नहीं थे, एकाएक इतना ज़्यादा केस का बर्डन हो गया। तो जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका बचाव जरूर करना चाहिए। इसमें डेंजर साइन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे डेंजर साइन में क्या है कि किसी को मान लीजिए फीवर है तो उसका घर पे हम लोग इलाज कर सकते हैं, खांसी है तो उसको हम OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट देके घर भेज सकते। लेकिन जिसको किसी को ब्रेथलेसनेस है, जिसको सांस में तकलीफ है, जिसको निमोनिया हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, किसी को सीजर आ गया इसके चलते,
लूज स्टूल के चलते शरीर से फ्लूइड का लॉस हो गया और ओरल इनटेक नहीं है, मुंह से कुछ खा नहीं पी रहा है, तो उस कंडीशन में हमें उस पेशेंट को भर्ती करके इलाज करना चाहिए। लेकिन ऐसा 100 में बहुत कम केस, ऐसा कुछ ही परसेंटेज है, 2-3-4% होंगे जिनको भर्ती की ज़रूरत है। नॉर्मल फ्लू में भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फ्लू यूजुअली 5 to 7 डेज में रिकवर कर जाता है। इसमें दिक्कत क्या है कि केस बढ़ने का कारण कि कफ परसिस्ट कर रहा है इसमें, और बहुत तेज़ी से सीधे बॉडी एक हो रहा है, फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर तक जा रहा है। तो इसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस तरह की दिक्कत हो तो चिकित्सक से मिलें और उनके लगातार संपर्क में रहें, और जो जो डेंजर साइन बताया गया उसको ध्यान में रखते हुए घरेलू उपचार, घर पे दवा लें, और जब भी किसी तरह की दिक्कत हो तो इमीडिएट हॉस्पिटल में जाएं। किन्हीं को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके आधार पे ट्रीटमेंट हो, किन्हीं को न्यूमोनिया हो गया तो उसके आधार पे इलाज होगा। तो इसके लिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फ्लू ही तरह लेके बाकी चीज़ को ध्यान में रखना है, और दवा जो जैसे बताया जाएगा उसको फॉलो करना है। अभी हम बात कर रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण केशव जी से। इन्होंने कई तरह की उपाय बताई कि किस तरह से इस वायरस से आप घबराना नहीं है, इस वायरस से बचा जा सकता है। सर, इसके लिए और कौन कौन से उपाय हैं सर? इसके लिए सबसे उपाय है कि जब भी इस तरह की दिक्कत हो, सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट जो होता है वही लेना है। एक इसमें बचाव का सबसे चीज़ है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो जैसे किसी भी फ्लू में, फ्लू फैलता किससे है तो एरोसॉल रूट, छींका, खांसा, उससे जो एरोसॉल बन के दूसरे आदमी के संपर्क में गया, या मान लिया कोई आदमी स्नीज किया, हाथ में वायरस का अपना लोड है, तो उस कंडीशन में है कि रेगुलर हैंड वॉश करना है, हाथ हत्थे से धोना है, मास्क लगाना है, प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट, बेड रेस्ट करना है ना, और हाँ रेगुलर ड्यूरेशन पे हैंड वॉश करना है। और उसके साथ साथ ये तो हो गया बचाव, मास्क लगाना है, और जिस लोगों को ये सिम्टम, उनसे दूरी बनानी है, तो तभी इससे बचा जा सकता है। लेकिन ना हो बीमारी या इसकी सीवियरिटी कम हो, उसके लिए वैक्सीनेशन का प्रावधान है। फ्लू का वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट महिला, किसी भी कंडीशन में प्रेग्नेंट महिला, उसको वैक्सीन लेना चाहिए। और जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, लेस देन 5 ईयर और मोर देन 65 ईयर, इस कंडीशन में इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होती है, तो इन कंडीशन में आपको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेना है। 6 महीना से 5 साल के बीच में आप देखते होंगे कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, लेकिन जो नहीं वैक्सीन लेने वाले हैं उसकी अपेक्षा इसमें सीवियरिटी कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन का चांस कम होगा, मतलब इकोनॉमिक बर्डन कम होता है, हॉस्पिटल बर्डन कम होता है। तो वैक्सीनेशन लेना है। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन और किन को लेना है, बूढ़े आदमी को लेना है, जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं उनको लेना है। उसके साथ साथ आपको जो ये हैं हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो लैब में काम करते हैं, जो किसी का सैंपल निकालने जाते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास पेशेंट आएंगे, मुझे भी वैक्सीन लेना चाहिए, और हमने लिया भी है। तो ये वैक्सीन जो जैसे कोरोना का वैक्सीन हुआ, उसी तरह से इसका भी वैक्सीन होता है? नहीं, इसका वैक्सीन होता है जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, ये क्वाड्रीवैलेंट जो हम लोग देते हैं, बहुत ब्रांड नेम, फ्लूवेरिक्स टेट्रा, वैक्सी फ्लू 4, इस तरह से बहुत से नाम से आते हैं, वैक्सी फ्लू 4, बहुत तरह के। तो इसमें 4 एंटीजन को कवर करता है ये वैक्सीन, और जिस तरह कोरोना का वैक्सीन है उससे ये थोड़ा भिन्न है। कायदे से जो हाई रिस्क हैं उनको सालाना एक बार वैक्सीन लेनी चाहिए, और जो प्राइमरी वैक्सीनेशन होता है वो हम लोग 6 महीना में, बच्चा जो होता है उसको 6 महीना में, फिर 7 महीना में 2 वैक्सीन देते हैं इसको। और बाकी तो सिम्टम्स जो आएगा है उसका समय पर इलाज कराना है, तो यही वैक्सीनेशन का इसमें रोल है। तो सर ने बताया कि वैक्सीनेशन उन लोगों को लेना चाहिए जो बच्चे हैं, अभी 5 साल तक के हैं, उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है।
और जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है, और जो बुजुर्ग हो गए, जो सीनियर सिटीजन हो गए, जो 65 साल की उम्र के हो गए, हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर, चूंकि एक ही बीमारी वाले मरीज से बार बार एक्सपोजर हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इवन मैं तो आपको मीडिया बंधु के लोगों को भी कहूँगा कि चूँकि ये बहुत तरह का सामाजिक कार्य में व्यस्त रहते हैं, इनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। क्योंकि भले ये हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, लेकिन जैसे आज मेरे पास आप आए हैं जागरूक करने के लिए, तो आप बहुत जगह जाते होंगे तो बहुत तरह के लोगों से आप मिलेंगे। इस कंडीशन में भी इनको भी, जिस तरह के कोरोना के वैक्सीन में पत्रकार बंधु लोगों को भी प्रेफरेंस बेसिस पे वैक्सीनेशन किया गया, उसी तरह हेल्थ केयर वर्कर की तरह इन लोगों को भी वैक्सीनेशन जरूर। तो क्या ये वैक्सीनेशन जो कोरोना में तो सरकार की तरफ से भी वैक्सीनेशन मिल रहा था, मुफ्त में मिल रहा था, तो इसका भी कुछ सरकारी है? सरकारी में मेरे ख्याल से अभी ये फ्लू का वैक्सीनेशन अभी सरकारी सप्लाई में नहीं है, तो इसको जो हाई रिस्क हैं उन लोगों को प्राइवेट से ही लेना चाहिए। सरकार का अभी हो सकता है कहीं भविष्य में आए, लेकिन वर्तमान में नहीं है जी। हाँ, तो ये अभी सरकार की तरफ से ये पहल नहीं की गई है, डॉक्टर साहब का कहना है, और प्राइवेट में आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं और गुजारिश भी करते हैं कि इसका वैक्सीनेशन आप जरूर निकालें। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम अगर अच्छा आपको लग रहा है, ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।